मित्रों नमस्कार। एक बार फिर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम 20 वीडियो में संधि पर बात की थी। आज हम संधि से आगे बढ़ते हुए समास पर बात करेंगे। समास शब्द संस्कृत का शब्द है जिसमें दो शब्द है, सम और धन अस। अस संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है फेंकना, धातु है, और सम का अर्थ होता है भली प्रकार से या अच्छी तरह से। तो कोई जब हम दो शब्द, तीन शब्द, संस्कृत में कई कई लंबे समासिक पद बनते हैं। हिंदी में हमारे अधिकांश शब्दावली दो पदों की है और कई की जगह तीन पद है। तो एक शब्द को दूसरे शब्द के साथ इस प्रकार फेंकना कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए और जो बात वक्ता कहना चाहे वह बात श्रोता तक पहुंच जाए। जैसे जो धनुर्धर होता है, असली धनुर्धर, वो जब कोई बाण फेंकता है तो उसका जो निशाना होता है वो एक निश्चित होता है और वहाँ निश्चित निशाने तक वह बाण पहुँचता है, तभी माना जाता है कि वो अच्छा धनुर्धर है। तो यहाँ केवल फेंकना नहीं है, गौर करना, सम अस, भली प्रकार से फेंकना। तो शब्दों को वक्ता इस प्रकार आपस में ढंग से रखे ताकि श्रोता के सामने, पाठक के सामने बात हूबहू जो पाठक, जो वक्ता या लेखक कहना चाहे वह सामने वाले तक पहुंच जाए। जैसे हम कोई शब्द बोलते हैं, जैसे राजा का पुत्र, तो ये राजपुत्र। अब यहाँ का लोप होकर के राजपुत्र बना हुआ है। ऐसे ही ये हिंदी में राजपूत बन जाता है। वही संधि करेंगे तब राजन पुत्र है। हिंदी समास में अपने को इसका विग्रह करना है, तब राजा का पुत्र। तो अब ये अच्छी तरह से किस प्रकार से इन शब्दों को दो को पास पास रखना है, ये जो प्रक्रिया है इसी को हम कहते हैं समास। यहाँ नोट करना, भली प्रकार से, अच्छी तरह से, प्रकृष्ट रूप से। हमने इस उपसर्ग पर पहले भी बहुत बात कर ली है। तो वो जब पास पास रहते हैं तो उसे हम कहते हैं समास। दूसरा उदाहरण देख ले, जैसे हमारा एक शब्द था विद्या और उसके लिए एक जगह है, विद्या के लिए कोई जगह है या आलय है, उसके लिए हमने शब्द क्या दिया, विद्यालय। तो ये जो शब्द बना, यहाँ हमने के और लिए का लोप करके एक शब्द बना दिया विद्यालय। तो ये शब्द क्या बना, ये बना समास। इस जिस प्रक्रिया से यह कार्य संपन्न हुआ है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं समास। दोबारा अच्छी तरह से समझ लें कि जब कोई दो शब्द आपस में अर्थ सहित मिल जाते हैं या शब्दों का संक्षिप्तीकरण हो जाता है तो हम उसे समास कहते हैं। संधि में और समास में थोड़ी सी भिन्नता है कि वहाँ वर्णों पर जोर अधिक रहता है। वहाँ वर्णों का आपस में मेल होता है, फिर विकार होता है, फिर संधि बनती है। यहाँ शब्दों पर जोर रहता है, अर्थ पर जोर रहता है। वहाँ जहाँ पर भी हम दो तीन शब्दों की बात को एक साथ कहना चाहें, वो जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसे हम कहते हैं समास। बोलते बोलते हम कैसे हैं, जैसे हमने कई बोलते हैं कौन सी मिर्च चाहिए, कि वो होती है ना काली काली, काली मिर्च, तो शब्द बन गया काली मिर्च। ऐसे ही कौन सा बड़ा चाहिए, वो होता ना जिस जो दही हो और उसमें डूबा हुआ बड़ा हो, वो बड़ा दे दो, तो धीरे धीरे शब्द क्या बन गया, दही बड़ा। तो उसी प्रकार जैसे पनघट है तो पानी वाला घड़ा, तो पानी हमारा उर्दू का शब्द काम में आ गया और जो घड़ा शब्द है वो संस्कृत का घट है,
वह बन गया। तो कई बार क्या है कि दो भाषाओं के शब्दों के मेल से भी समास बन जाता है। तो धीरे धीरे हमारे जो मुख का जो अभ्यास होता है, बोलने का जो अभ्यास होता है, उससे हम समास बनाते रहते हैं। जैसे नाक कटा, इसका नाक कट गया है, तो धीरे धीरे नाक कटे हुए या जिसकी इज्जत चली जाती है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग कर लेते हैं, ये तो नकटा है। जैसे जो गुरु की बात नहीं मानता है, जो गुरु के उपदेश को नहीं मानता, हम कह देते हैं ये तो निगुरा है। तो इस प्रकार हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये समास बनाते रहते हैं और धीरे धीरे ये जो समास हम समाज के लोग बनाते हैं, फिर जो हम जैसे व्याकरण के लोग हैं वो जो बन रही प्रक्रिया है उसको हम व्यवस्थित, संयमित और नियमबद्ध करने का काम करते हैं और परीक्षा में उन्हीं नियमों के बारे में पूछा जाता है। तो अब ये मनुष्य की प्रवृत्ति है कि हम कोई भी बात संक्षेप में कहते हैं। अब बच्चे का देखो, छोटा सा बच्चा होता है, वो उसके पास वो भूख लगती है तो दूध 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 बोलता है, तो वहाँ उसका जो दूध है वो पूरा एक वाक्य है, तो वहाँ से वो संक्षिप्तीकरण उसकी प्रवृत्ति होती है। तो मनुष्य की भी यही प्रवृत्ति होती है कि वह कम शब्दों में अपनी बात, अधिक बात कहना चाहता है, तभी ये हम समास का जो प्रोसेस है शुरू होता है। तो अब ये जो विद्यालय शब्द है ये क्या है? यह है समास। इसी को हम कहते हैं समस्त पद। 3 नाम नोट कर लेना, इसी को कहते हैं हम समस्त पद और इसी को कहते हैं सामासिक पद। कहीं पर भी कोई भ्रम की गुंजाइश मत रखना। ये जो विद्यालय शब्द है, जहाँ 2 शब्दों का मेल हो रखा है, इस मेल युक्त शब्द को कहते हैं समास भी कहते हैं, इसको समस्त पद भी कहते हैं और इसको सामासिक पद भी कहते हैं। तो तीनों प्रकार की शब्दावली का जहाँ भी प्रयोग होता है, इसका मतलब यही है कि यहाँ शब्द आपस में संक्षिप्तीकृत रूप लिया हुआ है, अर्थात सामासिक रूप लिया हुआ है, अर्थात समस्त पद बना हुआ है। ये है। तो अब ये जो लिखा हुआ, ये विद्या के लिए पूरा लिख दिया। इसका मतलब जो समास था उसको हमने अलग अलग कर दिया, समास विग्रह कर दिया। क्या कर दिया? समास विग्रह कर दिया। तो ये तो किया हमने समास और यह किया हमने विग्रह। अब अलग अलग शब्दों का अलग अलग समास बनता है, अलग अलग विग्रह बनता है। जैसे दशानन है तो 10 है आनंद जिसके, अर्थात रावण, तो वह उसका विग्रह हुआ और दशानन उसका समास हुआ। तो हम एक इसकी जब इस उदाहरणों से और इस प्रकार की चर्चा से एक बात हमारे सामने आती है कि हम समास उसको कहेंगे जहाँ 2 या 3 शब्दों का आपस में मेल होता है और मेल के दौरान कोई कारक चिन्ह या योजक शब्द आदि का लोप होता है। समास में लोप होता है और विग्रह के दौरान उस लोप किए हुए शब्दों को पुनः रखा जाता है। जैसे ये इसका लोप होगा, जब समास करेंगे तब ये बन जाएगा और विग्रह करेंगे तब वापस इसको ये रखेंगे। विग्रह करने का मतलब होता है अलग अलग करना, संग्रह मतलब इकट्ठा करना, वो विग्रह मतलब अलग अलग करना। वो संश्लेषण विश्लेषण है। यहाँ इस विग्रह की शब्दावली का प्रयोग हम करते हैं। अब हम बात करेंगे, ये एक समास की सामान्य सी परिभाषा थी। पुस्तकों में इसका अर्थ ये अस की जगह आस मिलेगा, ये सही नहीं है। प्रामाणिक संस्कृत में इसका जो शब्द का व्युत्पन्न है वो इसी प्रकार है। फेंकना कैसे? अच्छी तरह से फेंकना, टारगेट लगा के फेंकना। जब टारगेट में लगेगा तभी समास की प्रक्रिया सही रूप से संपादित होगी। अब हम आगे बात करते हैं कि ये समास में 2 पद होते हैं। अभी हमने बात की थी, जैसे मान लो चिकित्सालय, जैसे विद्यालय वैसे ही चिकित्सालय। इसमें 2 शब्द कौन से हैं? एक चिकित्सा, एक धन। या
धन का प्रयोग नहीं करेंगे, ये संधि नहीं है, अलग अलग पद का प्रयोग करेंगे। आलय, तो ये दो शब्द हो गए। अब ये दो शब्द हो गए, तो अब एक ये पूर्व पद है, इसको कहेंगे पूर्व पद। हमारे दो ही पद होते हैं हिंदी में, अधिकांश शब्दावली दो पदों की है, तो इसलिए ज़्यादा भ्रम मत रखना। ये पूर्व पद, ये उत्तर पद। उत्तर पद कहते हैं जो बाद का पद है, जो इंग्लिश में पोस्ट बोलते हैं, प्री और पोस्ट। तो पहले का जो पद है वो है पूर्व पद, और जो बाद का पद है वो उत्तर पद है। तो अब ये कौन सा पद प्रधान होता है और कौन सा पद अप्रधान होता है, इसके आधार पर समास की जो गणना की जाती है। पूर्व पद प्रधान है तो कौन सा समास होगा, उत्तर पद प्रधान है तो कौन सा समास होगा, या दोनों पद प्रधान है तो कौन सा समास होगा, और दोनों ही पद प्रधान नहीं है तो कौन सा समास होगा। इस आधार पर समासों की संख्या का निर्धारण किया जाता है। अब देखिए, ये पद की बात समझ में आ गई। दो पद ऐसे होते हैं। अब कोई भी उदाहरण दे लो, राजपूत ले लो, काली मिर्च ले लो, नकटा ले लो, दशानन ले लो, सब में दो दो पद है। अब हम जब समास की संख्याओं की बात करेंगे तो ये परीक्षा में थोड़ा भ्रम होता है। कई किताबों में लिखा है कि समास 4 प्रकार के होते हैं, और कुछ किताबों में लिखा है कि समास 6 प्रकार के होते हैं। तो बात तो दोनों ही ठीक है, परंतु उन दोनों का अपना अपना मतलब है। ये मतलब कैसे है, इसको हम समझते हैं। जैसे ये समास की जो पद है उसकी प्रधानता होती है, मतलब कौन सा पद मुख्य है, इसके आधार पर ये समास बनते हैं ऐसे। 4 पूर्व पद प्रधान, फिर उत्तर पद प्रधान, ये गौर करना श्वेत पट पर, फिर ये दोनों पद प्रधान, और फिर अन्य पद प्रधान। अन्य मतलब दोनों ही जो यहाँ है उनका कोई मेल, कोई उनका महत्व नहीं है, अलग ही अर्थ है। जैसे दशानन रावण को कहते हैं, तो वहाँ मुख का, दसों का कोई मतलब नहीं है। तो अब ये जो पूर्व पद प्रधान, जैसे यथाशक्ति, अब यहाँ जो शक्ति है, शक्ति शक्तियाँ बन सकता था, शक्तियों बन सकता था, परंतु जैसे यथा लगाया ये अपने अर्थ में सीमित हो गया, ये इसका प्रधान अर्थ है। जैसे भरपेट, प्रतिक्षण, अनुकूल, घर घर, ये सब पूर्व प्रधान है। पूर्व प्रधान को अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव का मतलब ये होता है, इसमें शब्द है अव्यय। इसको हम संधि के हिसाब से करें तो क्या होगा, 2 शब्द है, अव संधि व्यय। व्यय को और कर सकते हैं वी धन आय, इसका उल्टा है आय। व्यय का उल्टा क्या होता है, आय। तो जिसमें आय होता है तब तो कुछ अर्निंग होती है, कुछ पैसे आते हैं, और व्यय होता है तो कुछ खर्च होता है। परंतु इसमें अव्यय है, कुछ खर्च नहीं होता, मतलब शब्द जो है वैसा का वैसा रहता है। अव्यय, कोई खर्च नहीं होना। आपके पास 100 रुपये है, 100 रुपये बाज़ार में गए जेब में डाल करके और वापस 100 रुपये लेकर आए, इसका मतलब आपका ये 100 रुपये अव्यय हो गया है, उसका कोई व्यय नहीं होता। वैसे शब्द का कोई बदलाव नहीं होता है, कोई विकार नहीं आता, कुछ चेंजिंग नहीं होती, उसको कहते हैं अव्यय। ये यथाशक्ति यथाशक्ति रहेगा, यथाशक्तियों यथाशक्ति शक्तियाँ ऐसा कुछ नहीं बनेगा। वैसे भरपेट, भरपेटों, पेटी, ऐसा कुछ नहीं बनेगा, इसको कहते हैं अव्यय। मतलब इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। दूसरा है उत्तर पद प्रधान। उत्तर का पद मतलब बाद का पद प्रधान होता है। ये जैसे
राजकुमार, राजा का कुमार, राजमहल, राजा का महल। तो इसमें मुख्य क्या है? महल शब्द है। महल के आगे ये राजा का, ये राजकुमार। इसी प्रकार दूसरे उदाहरण भी बनाए जा सकते हैं जिसमें ये पद प्रधान होगा। तीसरा, दोनों पद प्रधान, मतलब उसमें कोई कम और बेसी नहीं है। जैसे माता पिता, तो इसमें माता और पिता इसका विग्रह होता है। तो न तो माँ कम है न पिता कम है, तो ये होता है द्वंद्व। और ये होता है कर्मधारय। इसमें उत्तर पद प्रधान नहीं, इसको कर्मधारय क्या है, इसमें तीनों में आएंगे। कर्मधारय भी है, तत्पुरुष भी है और द्विगु भी है। ये तीनों ही हैं इसमें। अब कैसे हैं वो पहले ये सारणी समझ ले, उसके बाद में इसकी बात करेंगे। तो ये द्वंद्व, द्वंद्व का मतलब ये होता है कि जब दो बराबर के लोगों के बीच में कोई भिड़ंत हो, कोई चाहे वाक भिड़ंत हो, चाहे ताकत की भिड़ंत हो, कैसी भी भिड़ंत हो, परंतु हो दोनों के बराबर वालों के बीच में हो। तो इसलिए बराबर वाला मतलब बैलेंस वाला हो, तब इसके लिए इसको दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास का आने का मतलब ये वहाँ और, तथा, एवं आदि इनका लोप होता है। फिर है अन्य पद प्रधान। अन्य पद प्रधान का मतलब जो हम बोल रहे हैं या जो लिख रहे हैं उनका वहाँ कोई महत्व नहीं है, वो बात कोई तीसरी है, जैसे व्यंजना में होती है। जैसे हमने कहा नाक न कटा, नाक है जिसका कटा हुआ है, तो नाक का मतलब नहीं है यहाँ मतलब बेइज्जती से। जैसे दशानन, तो 10 और मुख रुपये से मुख्य विशेषता नहीं बता रहे हैं यहाँ, ये रावण के लिए संबोधित है। तो जो अन्य अर्थ के लिए आए, जहाँ जो पद लिखे हुए हैं उनका कोई सेंस नहीं है, जो वहाँ वो अर्थ द्योतित नहीं कर रहे हैं, तब वहाँ कहते हैं उसको कि ये बहुब्री समास है। इसमें बहुब्री होता है। तो ये ऐसे इसका विभाजन है। पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव समास, क्यों कि यहाँ ये है। उत्तर पद प्रधान ये तीनों आएंगे, और दोनों पद प्रधान ये द्वंद्व अपने आप में स्पष्ट है, और बहुब्री जिसमें अन्य पद प्रधान होते हैं। तो परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि पद के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर समास कितने होते हैं, तब आपका उत्तर हो सकता है ये 4। अब 4 में कैसे होगा, ये जो दोनों है ना, कर्मधारय और द्विगु, ये बीच में तत्पुरुष, ये दोनों तत्पुरुष के भेद हैं। नोट करना, परीक्षा में यह भी पूछा जाता है कि तत्पुरुष के कौन से 2 भेद हैं। तो ये कर्मधारय और जो द्विगु है वो तत्पुरुष के भेद हैं। तो कुल संख्या पूछी जाती है तो हमें 6 ही बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो विकल्प का प्रश्न होता है तब ये 4 और 6 दोनों विकल्प में नहीं रखेंगे। रखते हैं तो भी आपको वो 6 ही बताना है, क्योंकि वहाँ वो इनको भी तो गिनना तो जरूरी है। केवल पद की प्रधानता के आधार पर पूछ दिया जाए तब आपको 4 उत्तर देना है। अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसको हम तत्पुरुष का भेद क्यों बताते हैं। ये देख लेना, ये एक बार श्वेत पट से मिटा रहा हूँ, आप ध्यान से इसको नोट कर लेना। ये जो बात की थी हमने कि ये तत्पुरुष का भेद कैसे है, देखो इसमें ये है कि तत्पुरुष शब्द देखो आप, तत्पुरुष का मतलब वह पुरुष। हमने जब उस समय किया था कि तत् होता है कि तद होता है, सत होता है कि सद होता है, बात की थी ना, तब बताया था कि तद होता है। तो तद रूप चलते हैं, तो इसके रूप चलते हैं, सह तऊ ते तम तऊ तान, ऐसे। तो वैसे इसका रूप है तस्य पुरुषः। तस्य पुरुष है, तस्य का मतलब का, उसका। ये का की के जहाँ लग रहा है, इसका मतलब ये जो कर्म से लेकर के अधिकरण तक जो व्यक्तियाँ हैं वो लोप करके जब समास बनाते हैं तो हम उसको कहेंगे तत्पुरुष। तो तस्य पुरुष है, जब इसका
विग्रह करते हैं तो ये बनता है तत्पुरुष। और जब विग्रह करते हैं हम सह पुरुषः, कौन सा पुरुष? वह पुरुष, यह पुरुष, वह पुरुष, लंबा पुरुष, चिंगना पुरुष, बड़ा पुरुष, छोटा पुरुष, जो भी हम यहाँ पर उसकी विशेषता बता रहे हैं, उसके अर्थ को सीमित कर रहे हैं। विशेषण का काम ये होता है, वो उसके अर्थ को सीमित करता है। जैसे पुरुष बोलते हैं, पुरुष कोई भी हो सकता है, ठिगना पुरुष, लंबा पुरुष, छोटा पुरुष, काला, सफ़ेद, जो भी है वो लगा दो तो ये इसका अर्थ सीमित हो गया। तो हम इसको कहेंगे, ये समास जब बनता है इसको कहेंगे हम कर्मधारय। अर्थात जहाँ पर विशेषण विशेष्य आ जाए, एक शब्द विशेषण हो और अगला विशेष्य हो। एक विशेषता, विशेषण का मतलब जो विशेषता बता रहा है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जा रही है। ये दो चीज़ें हो, विशेषण विशेष्य हो, वह क्या हो गया? कर्मधारय। अब देखो, तस्य पुरुषः करते हैं तब है मूल तत्पुरुष, और उसमें अगर विशेषण विशेष्य आ जाए या उपमेय उपमान आ जाए, जैसे नील कमल, तो वहाँ उपमेय उपमान आ जाए, जो जहाँ हम रूपक अलंकार लगाते हैं, हिंदी में जब अलंकार की बात करते हैं तो रूपक का जहाँ भी प्रयोग होता है वह सब जगह कर्मधारय समास होगा, क्योंकि वहाँ एक कोई रूप बनेगा। और अंबरपन घट, तो अंबर रूपी, मान लो शब्द आ गया एक, ये श्वेत कमल। अब कमल कैसा? सफ़ेद कमल। जैसे नील कमल, तो कमल कैसा? नील कमल। तो अब ये जितने भी विशेषण और विशेष्य वाले हैं वो सारे, और उपमेय उपमान वाले हैं, सारे किस में आएंगे? इस कर्मधारय में आएंगे। अब गौर करना कि अगर इसमें विशेषण विशेष्य आ जाए और पद की प्रधानता वही रहे, क्योंकि पद यहाँ पर वही प्रधान है, दूसरे पद प्रधान है पुरुष, यहाँ भी पुरुष प्रधान है, वहाँ भी पुरुष प्रधान है, परंतु यहाँ विशेषण विशेष्य आते ही उसने कर्म को धार लिया, मतलब कर्म का धारण कर लिया, एक विशेषता को धारण कर लिया, इसको हम कहते हैं कर्मधारय। अब रह गया तीसरा द्विगु। एक बार इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। द्विगु का शाब्दिक अर्थ होता है दो गायें, दो गायें। अब इसका शब्द से ही हम समझ जाते हैं कि यहाँ जो विशेषण विशेषित होगा, उपमेय उपमान भी हो सकता है, परंतु इसके लिए ये जरूरी है कि ये जो है ना वो विशेषण है वो संख्यावाची होगा, ये जरूरी है। विशेषण विशेष्य होना चाहिए या उपमेय उपमान होना चाहिए, परंतु जो विशेषण है वो संख्यावाची होना चाहिए। जैसे चौगुना, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, इस प्रकार पहला जो पद है वो संख्यावाची होगा। मुख्य तो वही होगा, भुजा, जैसे त्रिभुज, भुजा मुख्य पद है। जैसे चतुर्भुज है तो भुजा मुख्य है, त्रिकोण है तो कोण मुख्य है, तो त्रिकोण में भी कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। तो सब जगह यहाँ ये इसका तो सब सही समझ लेना, द्विगु मतलब दो गायें। कर्मधारय में जो कर्म धारण कर लेता है, जहाँ पर विशेषता धारण कर लेती है। विशेषता कैसे धारण करती है? साधारण हो, संख्यावाची नहीं हो तब तो कर्मधारय है, संख्यावाची है तो द्विगु है, और तीनों में ही पद प्रधान है। कौन सा पद प्रधान है? दूसरा पद प्रधान है। इसलिए इसको तत्पुरुष के ही दोनों भेद है। जब तस्य पुरुषा करते मतलब का, की आया, में आया, पे पर आया, जो भी है तब तो है तत्पुरुष, मूल तत्पुरुष। फिर उसका जो छोटा भेद है वो है कौन सा? एक द्विगु और दूसरा कर्मधारय। तो ये अभी हमने जो समास की मोटी मोटी
बातें की है और हिंदी में समास की प्रक्रिया कैसे निष्पादित की जाती है उस पर हमने अभी बात की है। ये चर्चा और थोड़ी चलेगी, समय हो गया है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।